नैना के पूछने पर कि मोना कहाँ है, शकुंतला पहले तो खामोश रही, फिर बोली, कैसे कहूँ नैना, मोना ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसे लाख समझाया था कि वह इस प्यार मोहब्बत से दूर रहे। उसके माता पिता उसके प्यार को नहीं समझ पाएंगे, उसे अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी नैना, और उसका नतीजा यह हुआ कि उसने तो अपने प्यार की कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी कुर्बानी जरूर दे दी। नैना घबराती हुई बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है। शकुंतला बोली, ऐसा ही हुआ है मेरी बच्ची। मोना अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके परिवार वालों ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। नैना मोना की मौत की खबर सुनकर जोर जोर से रोने लगी। शकुंतला उसे गले लगाती हुई बोली, चुप हो जा नैना, यहाँ तो उसकी मौत पर रोने का भी हक किसी को नहीं है। नैना बोली, यह कैसा न्याय है माँ, प्यार करने की इतनी बड़ी सजा। कैसे माता पिता अपने बच्चे की जान ले सकते हैं। उनके लिए यह नियम कानून समाज अपने बच्चों से बढ़कर हो जाता है। माँ, आप तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देती हैं। फिर कहीं कहीं ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप ही अपने बच्चों की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। शकुंतला नम आँखों से बोली, समाज के नियम और अपनी इज्जत के कारण माता पिता ऐसा कर देते हैं नैना, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी झूठी इज्जत के आगे वो अपने बच्चों की कुर्बानी दे डालते हैं। नैना बोली, आपको कैसे पता चला माँ कि मोना को उसके घर वालों ने मारा है। आपने तो कहा था कि उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और उस लड़के ने भी इस रिश्ते को वहीं विराम लगा दिया था। फिर यह सब कैसे हो गया, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं। शकुंतला बोली, मैंने उसे उस दिन समझाया था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा ही होगा। उसके घर वालों ने भी उस पर काफ़ी सख्ती कर दी थी। उसे एक कमरे में कैद कर दिया गया था। उस लड़के के घर वालों ने भी उसको घर के अंदर ही कैद करके उस लड़के को रखा था। पहले कुछ दिनों तक तो वो शांत रहे, लेकिन एक दिन मोना जब आधी रात को सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी। वह खिड़की के पास गई और उस छाया को देखकर समझ गई कि यह उसका प्रेमी है। उसने धीरे से हल्की सी खिड़की खोली तो देखा बांस की सीढ़ियों की मदद से वह लड़का उसके कमरे की खिड़की तक आ गया था। उसने उससे खिड़की के रास्ते से ही बाहर आने का इशारा किया। मोना भी अपने प्यार को अपने सामने देखकर कमजोर पड़ गई और खिड़की के रास्ते से उसके साथ चली गई। पता नहीं कैसे उसके घर वालों को इस बात की भनक लग गई कि दोनों भाग गए हैं। शायद किसी ने उन दोनों को देख लिया था और खबर पहुंचा दी होगी। अभी वो लोग गांव की सीमा के अंदर ही थे, तभी गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। नैना बोली, फिर क्या हुआ माँ। तब शकुंतला बोली, फिर क्या था, उन्हें पकड़कर पेड़ से बांध दिया गया। पहले तो उन्हें बहुत मारा पीटा गया, फिर मोना के पिता और भाई ने मिलकर पेड़ पर ही रस्सी से लटकाकर उन्हें सबके सामने फांसी दे दी और कहा कि यह घटना नौजवानों के लिए एक सीख बनेगी। कोई भी नौजवान लड़का लड़की प्यार करने से पहले एक बार सोच लें कि उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। तुम तो जानती हो नैना, ऐसी घटनाओं में लड़के वालों के घर पर कहर बरपने लगता है। अब सब लोग लड़की को मासूम बताकर लड़के को ही सारी घटनाओं का जिम्मेदार मानते हैं और उसके माता पिता को भला बुरा कहते हैं। उस लड़के के माता पिता के साथ भी बहुत बदतमीजी की गई। उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया। वह बेचारे रोते गिड़गिड़ाते रहे और अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगते रहे, लेकिन उन्हें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। यह दिल दहलाने वाली घटना को सुनकर नैना जोर जोर से रोने लगी और गुस्से में बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग, उन्हें किसी की ज़िंदगी लेने का क्या अधिकार है। क्या कोई नियम कानून नहीं है यहाँ? क्या उन्हें नहीं पता इस तरह किसी की जान लेना अपराध है। इस गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराएं। कोई बात नहीं माँ, मैं जाऊंगी पुलिस में, मैं मोना को इंसाफ दिलाऊंगी। शकुंतला बोली, होश में तो हो नैना तुम्हें क्या लगता है पुलिस में जाने से मोना को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं नहीं नैना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ इस गांव में पुलिस किसी भी घटना पर नहीं आती है। गांव के फैसले पंचायत में ही होते हैं। पुलिस को यहाँ आने कहाँ दिया जाता है। तुझे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसा करने से मोना वापस तो आने वाली नहीं है, लेकिन तेरे साथ कुछ गलत जरूर हो जाएगा, इसलिए ये सब बातें दिमाग से निकाल दे। नैना बोली, माँ इतनी बड़ी घटना को क्या हम बस चुपचाप देखते रहें? हमारे देश में जो कानून है उसका उपयोग ना करें? जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इस तरह की घटनाओं पर विराम कैसे लगेगा माँ? शकुंतला बोली, नैना मैंने तुझे अभी अभी कहा है कि यह सब बातें दिमाग से निकाल दे, फिर भी तू ऐसी बातें कर रही है। अरे हम नहीं बदल सकते इस समाज की सोच को। तुझे क्या लगता है बिटिया, पूरे गांव में सब के सब एक तरह के ही लोग होंगे? नहीं ना, कुछ लोग तो जरूर ऐसे भी होंगे जिन्हें इस घटना का विरोध करने का मन हुआ होगा, लेकिन उन्हें पता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों ने पुलिस को भी खरीद लिया है। पुलिस में जाने से अगर फायदा होता तब मैं तुझे नहीं रोकती, लेकिन वहां जाने से फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा, तुझ पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए कह रही हूँ बिटिया, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते और ना ही मोना को वापस ला सकते हैं। इसलिए बस इन बातों को भूल जा, तू यहाँ आराम से रह, फिर खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जा। ऐसा कुछ मत कर जिससे तेरे जीवन में कोई तूफान आ जाए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तेरे इस कदम से न सिर्फ तेरे जीवन में तूफान आएगा बल्कि हम सब के जीवन में तूफान आएगा। पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। मोना के परिवार वालों को जरा सी भी भनक इस बात की लगी कि तू पुलिस स्टेशन जा रही है, तब तो वो हम सब का जीना हराम कर देंगे। हमें भी गांव से निकलना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तू जो भी सोच रही है नैना, बस अपने दिमाग तक सीमित रख और उसे किसी भी प्रकार की जो कोई भी उस पर कम अमल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम सब की भलाई है। यह सुनकर नैना अपनी माँ की बातों का विरोध तो कर रही थी, लेकिन वह अपनी माँ की बातों को सुनकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। नैना अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों के सामने मोना का हंसता मुस्कुराता चेहरा, उसके साथ बिताए खूबसूरत पल बहुत याद आ रहे थे। उसकी आंखों में बरबस आंसू गिरने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी हूक उठ रही थी, काश वो उसे बचा पाती। पूरी रात वो मोना की यादों में सोती जागती रही। अगले दिन सुबह उठकर नैना ने शकुंतला से कहा, माँ मैं अपनी सहेली रीता से मिलकर आती हूँ, वो तो ठीक है ना? शकुंतला बोली, मैं जानती हूँ कि कल मोना के बारे में जानकर तुझे बहुत दुख पहुँचा है, तेरा मन बहुत बेचैन है। रीता अभी ससुराल से यहाँ आई हुई है, तू जाकर मिल ले उससे, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने तो कल जो तुझे कहा था वो बात याद रखना, भूल से भी कुछ ऐसा करने की कोशिश मत करना नैना जिससे हम सब की जान खतरे में आ जाए। नैना बोली, ठीक है माँ, मैं आती हूँ रीता से मिलकर। नैना रीता से मिलने उसके घर गई। उसे देखकर रीता बहुत खुश हो गई। आते उसे गले लगाकर बोली, अरे वाह, तू कब आई नैना? पता है मैं तुझे ही याद कर रही थी, काश तू भी आ जाए और तुझसे मेरी मुलाकात हो जाए। फिर उदास होकर बोली, पता नहीं यहाँ कब किसका साथ छूट जाए, कौन जानता है। नैना कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तू मोना की बात कर रही है ना रीता? रीता बोली, हाँ, जब से पता चला उसके बारे में मन बहुत बेचैन हो गया है, बहुत याद आती है उसकी। कितने अच्छे दिन थे ना वो, जब हम सब मिलकर बगीचे में जाकर आम चुराते थे, दिन भर खेला करते थे। अब तो जिंदगी ही बदल गई। नैना बोली, हाँ, हमारी तो सिर्फ जिंदगी बदल गई, लेकिन उस बेचारी की तो जिंदगी ही छीन ली गई। रीता बोली, हाँ नैना, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। तुझे भी तो अभी अभी पता लगा होगा, लेकिन देखा जाए तो मोना की भी गलती थी। नैना बोली, ये कैसी बातें कर रही है रीता तू? ऐसी भी क्या गलती कर दी थी उसने? अरे प्यार ही तो किया था, प्यार करना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो सकता। जिस देश में राधा कृष्ण का प्रेम पूजनीय माना जाए, मीरा के प्रेम को स्वीकार किया जाए, उस देश में प्रेम का यह हस्र तो नहीं होना चाहिए। रीता बोली, नैना वे भगवान थे, वह कुछ भी कर सकते थे, उनकी तुलना हम इंसानों से नहीं कर सकते। जब हमारे समाज में प्रेम को अपराध माना गया है तो हमें भी मानना ही पड़ेगा। और मोना को भी समझना चाहिए था कि इस रास्ते पर चलने पर उसका क्या होगा। उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। खुद तो मरी ही, साथ के साथ उस लड़के की भी जान चली गई। और तुझे पता है, उसकी बहन के साथ यहाँ के गांव के लड़कों ने बहुत बदतमीजी की। मैंने सुना है शायद उसका बलात्कार भी किया।
नैना बोली, यह सब सुनकर तेरा खून नहीं खोलता रीता? मेरा तो बहुत खून खोल उठा है इन सब बातों को सुनकर। तेरा क्या कहना है? यह इंसान है, भगवान नहीं। लेकिन सच तो यह है कि इंसान नहीं, जानवर हैं। भगवान से तो क्या उनकी तुलना करो। अरे जानवर से भी नहीं करनी चाहिए इनकी तुलना, जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं। अजीब है यहाँ का इंसाफ। एक प्रेमी जोड़ा को मारने से मन नहीं भरा इनका, तो उनके घर वालों को जो परेशान करके घर से बाहर निकाल दिया और गांव भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इससे भी चैन नहीं पड़ा, तो लड़के की बहन के साथ ऐसी गंदी हरकत की गई। यह अच्छा है? यहाँ की इस गांव में प्यार के लिए जगह नहीं, लेकिन नफरत के लिए इतनी जगह है। यहाँ किसी मासूम बेकसूर लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं सब कुछ सुनकर सहन कर रही थी, लेकिन तेरी बातों ने मुझे जगा दिया है, मेरी अंतरात्मा को जगा दिया है। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते रीता। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन इन सब के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने। रीता बोली, अरे नैना, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे क्या लगता है यह सब इतना आसान है? तू पुलिस स्टेशन जाएगी, पुलिस वाले तेरी रपट लिख लेंगे और यहाँ गुनहगारों को सजा मिल जाएगी। एक बात अच्छे से जान लेना और समझ ले, यह सब करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि तेरे पुलिस स्टेशन जाने से कुछ नहीं सुधरने वाला। किसी एक इंसान को भी सजा नहीं मिलने वाली, उल्टा तेरे साथ भी वही होगा जो मोना के साथ हुआ। तो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल देगी। इसलिए यह सब बातें छोड़। यह सच्चाई, यह न्याय की बातें, यह उसूल, यह सब किताबों में अच्छे लगते हैं, किताबी बातें हैं, उन्हें जीवन में नहीं लाया जा सकता। जब जब इसे जीवन में लाया गया, तब तब जिसने भी इसे जीवन में लाया है उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और बहुतों को तो जान भी गंवानी पड़ी है। इसलिए मेरी बात मान नैना, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हम मोना को यह सब करके वापस तो ला नहीं सकते, ना ही उस लड़के के परिवार वालों को इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए बस शांत रह। तेरा भी अपना परिवार है, शादी हो चुकी है तेरी नैना, इसलिए ऐसा कोई कदम मत उठा जिससे सबकी जान पर खतरा आ जाए। नैना उदास होकर बोली, तो क्या इस तरह की घटनाओं को कभी अंत नहीं होगा रीता? हम प्रेमी जोड़ों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया जाएगा, उसके परिवार वालों के साथ बदतमीजी की जाएगी, हम सब यहाँ हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे। अपराधी अपराध इसलिए करते हैं कि उन्हें सजा का खौफ नहीं होता। मोना को मारने वालों को पता था कि उन्हें सजा नहीं मिलने वाली। 2 खून किए उन लोगों ने, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने। सारे देखने वाले चश्मदीद गवाह हैं। उन्हें पता था कि इसके बावजूद भी उनका बाल बांका नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर यहाँ पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होती तो उनकी हिम्मत कभी नहीं होती ऐसा करने की। रीता बोली, नैना, तकलीफ की बात तो यही है, यहाँ पुलिस व्यवस्था कायम नहीं है। पुलिस वाले पैसे खाकर किसी भी अपराधी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वह तो गांव में झांकने भी नहीं आते कि क्या हो रहा है। अगर गलती से कोई अच्छा पुलिस वाला आ भी गया तो फिर गांव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ते। नैना बोली, हर बार यही तो होता है इस गांव में, हर बार अपराध होता है लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती। सजा ना मिलने के कारण यहाँ अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रीता बोली, ठीक है। नैना बोली, हाँ समझ रही हूँ मैं भी, लेकिन मैं अभी जाती हूँ, बाद में आकर तुझसे मिलती हूँ। रास्ते में नैना को मोना का घर दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आगे जाने पर एक घर उसे पूरी तरह टूटा हुआ मिला। ऐसे लगता जैसे उस घर को जबरदस्ती तोड़ा गया है। नैना समझ गई यह घर उसी लड़के का है। फिर उसे याद आया कि यह तो उमेश का घर है। यह तो जो उमेश था, जो कभी कभी टीचर जी के यहाँ उनसे पढ़ने आया करता था। यह सोचते हुए जोर जोर से रोने लगती है, फिर अपने आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ जाती है। वह मोना को याद करती हुई जा रही थी। उसके कदम अनजाने में पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गए। जब काफ़ी दूर चलते चलते वो पुलिस स्टेशन के करीब आई, तब उसे एहसास हुआ कि वह कहाँ आ गई है। मोना की याद में वो इतनी खो गई थी कि उसके कदम बरबसी पुलिस स्टेशन की ओर मुड़ गए और वो यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि वो दिल से यही चाहती थी। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाए या ना जाए।
उसकी तो इच्छा हो रही थी एक बार जाकर अंदर वह पुलिस वालों से बात करे, लेकिन शकुंतला और रीता की बातें उसे डरा रही थी। लेकिन जैसे ही मोना का ख्याल आया, वह बाकी सारे ख्यालों को दूर करती हुई पुलिस स्टेशन के अंदर जा पहुंची। उसे देखकर पुलिस वालों ने कहा, क्या बात है मैडम, क्यों आई हैं आप यहाँ पर? उसने कहा, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पुलिस वाले ने पूछा, कैसी रिपोर्ट? गहने चोरी हो गए हैं या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? और यह कहकर पुलिस वाला हंसने लगा। नैना बोली, हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। पुलिस वाला उठकर खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? हत्या की रिपोर्ट? कहाँ से आई हो? नैना बोली, यहीं भगवानपुर से आई हूँ, जो पास में गांव है। पुलिस वाला बोला, तुम जा सकती हो, यहाँ वहाँ कोई हत्या नहीं हुई है, हमें सब पता है, बेकार में हमारा समय खराब मत करो, जाओ यहाँ से। नैना बोली, 2 बेकसूर लोगों को सरेआम फांसी पर चढ़ाया गया और आप कह रहे हैं कि हत्या नहीं हुई है? इतनी नज़दीक पुलिस चौकी होने के बाद भी आपको कुछ भी खबर नहीं है? आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं, या इतनी हिम्मत नहीं है आपकी कि गांव में जाकर मामले की जांच पड़ताल करें? पुलिस वाला बोला, जिस हत्या की तुम बात कर रही हो वह हत्या नहीं, आत्महत्या थी। एक लड़के और लड़की ने प्रेम में पड़कर असफल होने पर आत्महत्या की है। लोगों ने कहानी बनाकर इसे दूसरा नाम दे दिया, हमें सब पता है, तुम जा सकती हो। नैना बोली, आपको कुछ भी पता नहीं है, जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं वह कहानी नहीं, बिल्कुल सच है, इसलिए आप रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस वाला गुस्से में बोला, मैंने एक बार कहा ना, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो इसका मतलब दर्ज नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। नैना बोली, क्या बुरा होगा? मोना की तरह मुझे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा? मैं समझ गई, यहाँ सब के सब बिके हुए हैं, यह पुलिस स्टेशन पुलिस की नई हिजड़ों की टीम है, यहाँ से कुछ उम्मीद करना बेकार है। तभी एक गंभीर आवाज़ आई, रुकिए मैडम, आप इस तरह हमारी पुलिस का मजाक उड़ाकर नहीं जा सकती। सारे पुलिसकर्मी उस ऑफिसर को सैल्यूट करने लगे। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैडम आप यहाँ आइए और बताइए क्या हुआ है। तभी एक दूसरा पुलिस कर्मचारी जो ऑफिसर से बोला, सर ये भगवानपुर गांव से आई है और वहाँ हमें गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर पंचायत ही फैसला लेती है, इसलिए इन सब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। पुलिस ऑफिसर बोला, संभाल लोगे का क्या मतलब है? कैसे संभालोगे, रिश्वत खाकर या किसी और तरीके से? तुम लोगों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। पुलिस कर्मचारी बोले, सर अभी आप नए नए आए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इन गांव वालों को नहीं जानते, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, इसलिए गांव वालों को भगवान भरोसे छोड़ना ही अच्छा होगा। अगर हम लोग इन सब में पड़े तो हमारी भी जान चली जाएगी। पुलिस ऑफिसर बोला, तो क्या जान के डर से हम अपराध होने देंगे? यह वर्दी पहनते समय हमने कुछ कस्में खाई थी, भूल गए तुम सब लोग? अगर भूल गए हो तो याद करो, हम जनता की सेवा के लिए हैं और अगर उसकी सेवा करते हुए हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई गम नहीं। मैडम आप आइए और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। नैना उस पुलिस ऑफिसर के पास गई। अब ऑफिसर ने कहा, मैं रंजीत चौहान, सीनियर पुलिस ऑफिसर, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कहिए रिपोर्ट दर्ज करवानी है, क्या रिपोर्ट में लिखवाना है आपको? नैना बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम कोई तो है यहाँ जो वास्तव में पुलिस ऑफिसर है और जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। मेरा नाम नैना है, मैं भगवानपुर गांव से आई हूँ। यहाँ मेरी सहेली मोना और उसके दोस्त उमेश, जिससे वह प्यार करती थी, उनके साथ बहुत बड़ी आपराधिक घटना हुई है। गांव की जनता के सामने उन्हें पहले मारा पीटा गया, फिर सरेआम पेड़ से लटकाकर उनके पिता और भाइयों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। इतनी बड़ी आपराधिक घटना होने के बाद भी आपकी पुलिस चौकी से किसी को भी इसकी खबर नहीं है, या ये कह लें कि खबर होने के बाद भी ये लोग अनजान बने हुए हैं। रंजीत सिंह चौहान कहने लगे, ठीक है, आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, इस पर फौरन कार्रवाई होगी। नैना बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद है, आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करें। 2 खून करने वाले लोग गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, यह तो कानून की भी तौहीन है। जहाँ तक मुझे पता है कानून सबके लिए बराबर होता है, यहाँ शक्तिशाली कमज़ोर, अमीर गरीब, जाति धर्म किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती कि किसी को ऐरे गैरे को जो गुंडों से जो डर जाए जनता।
रंजीत चौहान बोले, बिल्कुल सही कहा मैडम आपने, पुलिस कमज़ोर नहीं पड़ सकती, चाहे सामने कोई भी हो। आप निश्चिंत रहें, आपकी सहेली को न्याय जरूर मिलेगा। नैना जी, जो नैना कहने लगी, जी मुझे आप पर विश्वास है, अब मैं चलती हूँ। पुलिस थाने से निकलकर नैना घर जाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे वो गांव के अंदर गई, कुछ दूर आगे बढ़ी, तभी किसी ने उस पर डंडे से प्रहार करने की कोशिश की। नैना पहले से ही सतर्क थी, उसे इस बात का आभास था कि उसके साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसने फौरन डंडे को फुर्ती से पकड़ा और उसी डंडे के सामने वाले पर वार किया। 2-4 लोगों ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन डंडे की सहायता से डंडे को चारों ओर घुमाती हुई नैना मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागी। सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वह इधर उधर छुपते छुपाते दौड़ती भागती अपने घर जा पहुंची। जल्दी से घर के अंदर घुसकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, पूरे घर में अंधेरा छा गया। डर के मारे नैना पसीने से तरबतर हो गई। उसने धीरे से आवाज़ लगाई, माँ कहाँ हैं आप? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। किसी की आवाज़ ना आने पर उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने तेज आवाज़ में चिल्लाना शुरू किया, माँ, दादी, पापा, कहाँ हैं आप लोग? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? फिर कोई जवाब ना मिलने पर धीरे धीरे वो अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। उसे पता था कि पास रखे एक टेबल पर टॉर्च रखा रहता है। उसने टॉर्च उठाई और टॉर्च की रोशनी में जैसे ही आगे की ओर बढ़ी, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि माँ, पिताजी, दादी सबको बांध कर रखा गया है। उनके साथ 4 खूंखार किस्म के लोग उनके सर पर बंदूक ताने हुए खड़े हैं। अपने घर वालों की ऐसी हालत देखकर घबराहट में उसके हाथ से टॉर्च गिर गया और वो जोर से चीख पड़ी। उसी समय लाइट भी अचानक आ गई। सामने उसके घर वालों के चेहरे पर डर का भाव था। सब बहुत ही घबराए हुए थे। उन चारों आदमियों ने एक ने चिल्लाकर कहा, क्यों, पसीने छूट गए तुम्हारे? अपने परिवार वालों की ऐसी हालत देखकर बहुत बहादुर बनी फिरती हो ना। देखो तुम्हारे बहादुर बनने का क्या नतीजा हुआ। हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हें मारने के लिए। अब जब तुम आई गई हो तो इन्हें ऊपर पहुंचा देते हैं। इन सबको मारने के बाद तुम्हें भी तुम्हारी सहेली के पास पहुंचा देंगे। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी सहेली से, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें उसके जाने की, तो तुम्हें भी वहीं पहुंचा देंगे। पहले इस सबको और फिर तुम्हें भी सरेआम सबके सामने फांसी पर लटकाएंगे, ताकि आगे से कोई भी हमारे विरुद्ध जाने की कोशिश ना करे। नैना ने देखा सामने मोना के पिताजी और उसके 2 भाई थे और एक और कोई था। नैना बोली, चाचा जी, आपको और मुन्ना भैया, चिंटू भैया, आपको देखकर तो मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे पता था कि आप यह खबर आप तक पहुंच गई होगी। मैं पुलिस कंप्लेंट आप लोगों के खिलाफ दर्ज करा कर आई हूँ। इसलिए तो गांव में घुसते ही आपके आदमियों ने मुझ पर हमला किया और यहाँ आपने मेरे घर वालों को इस तरह बंधक बना कर रखा है। मेरे घर वालों को छोड़ दीजिए। आपकी दुश्मनाई मुझसे है तो मेरे साथ अपनी दुश्मनाई निभाइए। मेरे घर वालों के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। चारों लोग हंसते हुए बोले, अच्छा तुमसे दुश्मनी निभाऊं? फिर मुन्ना बोला, जरूर, हम तुम्हें तुम्हारी सहेली के पास पहुंचा देंगे, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हारे घर वालों को भी तो भुगतनी पड़ेगी। क्यों ना पहले तुम्हारे घर वालों के सामने सबसे छोटे सदस्य को मारा जाए। कहकर उन्होंने नैना के छोटे भाई को उठा लिया। बच्चे को जैसे ही उन्होंने उठाया, घर के सब लोग रोने लगे और चिल्लाने लगे। शकुंतला रोते हुए बोली, दया कीजिए, मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दीजिए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो नैना की तरफ गुस्से में देखती हुई बोली, कहा था ना मैंने तुझसे कि तुम्हें पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, दूर रहो इन सब से। लेकिन मेरा इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं मानी। अब मिल गया चैन तुम्हें। तुम्हारे कारण आज हम सबकी जान खतरे में है। हम सबको तो छोड़ो, इस छोटे से बच्चे की जान भी खतरे में आ गई है। अगर इन्होंने इसे मार दिया नैना, तो हम सबको मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। नैना गुस्से में उन चारों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, लेकिन तुमसे कमज़ोर और कोई नहीं। तुम एक मासूम बच्चे को हमारे बीच इस्तेमाल कर रहे हो। इतनी गिरी हुई हरकत करने से पहले एक बार सोच लो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। हो सकता है आज हम सबको मारने के बाद तुम लोग बच जाओ, लेकिन कहाँ गया ईश्वर के घर, देर है ना अंधेर नहीं, सब जानते हैं। और उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन दिखाई सबको देती है।
उसे बीच में ही रोकते हुए वो मुन्ना बोला, खबरदार, जो एक भी शब्द और बोला, ज़्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमें समझाओगी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर इतनी ही बुद्धि है तुझमें तो फिर पुलिस स्टेशन क्यों गई? तुझे पता नहीं था इस गांव के फैसले पुलिस नहीं करती, यहाँ हमें जो सही लगता है वही होता है। हमारे पिताजी पंच हैं और यहाँ उन्हीं का फैसला चलता है। पुलिस को तो गांव के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं है। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी बेटी से बोल पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, वरना। तो सुरेश बोला जो नैना का पिता था, हाँ साहब हाँ, बिल्कुल अपनी कंप्लेंट नैना वापस ले लेगी। नैना बोली, इस तरह तुम लोगों को डरा धमकाकर कब तक अपराध करते रहोगे? एक ना एक दिन तो तुम सब लोगों का पकड़ा जाना तय है। और एक बात याद रख लो, अभी अभी जिस ऑफिसर से मैं मिलकर आई हूँ वो बिल्कुल अलग है। वह तुम्हारी ना धमकी से डरने वाला है और ना ही तुम्हारे पैसों के लालच में आकर अपने काम से गद्दारी करने वाला है। वो तुम लोगों को सज़ा दिलाकर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि उसे हम छोड़ देंगे? चिंटू कहने लगा, अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो उसे भी तुम सबके पास ही पहुंचा देंगे। उसकी छोड़ो, तुम अपनी सोचो। तुम कंप्लेंट वापस ले रही हो कि नहीं? मोना के पिताजी बोले, बोलो लड़की, तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हो या नहीं? नैना बोली, अगर मैं कंप्लेंट वापस भी ले लूं तो भी तुम लोगों के बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे भी तुम लोगों में दम कहाँ है? तुम लोग तो बस छोटे बच्चों को सामने रखकर परिवार वालों को जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लड़ते हो, उन बच्चों पर अपनी ताकत दिखाते हो। कहने को मर्द हो मगर हकीकत में तुम छक्के हो, छक्के। चारों एक साथ चिल्लाकर बोले, ए लड़की, जवान को लगाम दे। फिर उनमें से एक ने कहा, हम अभी तुझे बताते हैं कि हम क्या हैं। तुझे ठीक से पता नहीं तो जान ले, मोना ने भी हमारे विरुद्ध जाने की कोशिश की थी और उसे हम चारों ने मिलकर उसके प्रेमी के साथ ऊपर पहुंचा दिया। पूरे गांव वालों के सामने उसे फांसी दे दी, लेकिन किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और तो हमें जेल पहुंचाना चाहती है। तुझे क्या पता उस लड़के की बहन के साथ हमने क्या किया? अरे उसकी बहन को तो हमने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सामूहिक बलात्कार किया हमने उसका, और उसके माता पिता को तो इतना मारा वे लोग गांव छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। तो हमें छोटा मोटा गुंडा समझने की भूल कर रही है। तो ठीक है, पहले तो तुझे हम बताएंगे कि हम छक्के हैं कि मर्द। तभी मोना के पिताजी ने कहा, इसकी बातों में मत आओ, यह जानबूझकर हमें उकसा रही है। इसे एक भी मौका देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह अपनी बातों से हमारा ध्यान भटकाकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए इसे फौरन मार डालो। मुन्ना बोला, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, और उसने नैना की ओर गोली चला दी। जैसे ही मोना के भाई मुन्ना ने नैना की ओर गोली चलाई, एक और गोली चलने की आवाज आई। वे सब स्तब्ध थे। मोना के भाई मुन्ना के हाथ पर एक गोली आकर लगी, जिससे उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई, और गोली नीचे गिरने पर जो जमीन पर जाकर लगी, और नैना उस गोली से पूरी तरह सुरक्षित थी। सामने पुलिस को देखकर चारों अपराधी घबरा गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनके रिवॉल्वर ले लिए थे, और पुलिस ऑफिसर रंजीत ने मोना के पिताजी से कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुजीत। अभी अभी तुम सबने अपने गुनाहों को कबूल किया है। अब तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मुझे किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। मोना के पिता बोले, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऑफिसर। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। यहाँ से जितने भी पहले ऑफिसर आए हैं, उन्होंने जब तक आपके जैसी हरकत की थी तब तक उनके साथ क्या हुआ था इसकी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। आप ये पहले ऑफिसर हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। तभी इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर रंजीत, उन लोगों से ही मैंने तो सीख लिया कि तुम लोगों को भी एक मौका देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आज नैना ने मुझे तुम लोगों की रिपोर्ट दर्ज करवाई, मुझे पता था तुम तक तो यह बात पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर में से कई गद्दार तुम्हारे साथ मिले हुए हैं, और फिर नैना के साथ क्या होगा यह भी मुझे पता था। इसलिए मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। गांव के अंदर प्रवेश करते ही इस पर हमला किया गया। जैसे ही इसकी सूचना मुझे मिली, मैं फौरन वहाँ आया, लेकिन नैना वहाँ से निकल चुकी थी। शायद तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है, और भगवान भी यही चाहते हैं कि अब तुम्हें
तुम्हारे किए की सजा मिले। तुम लोगों ने कानून का मजाक बनाकर रख दिया। पुलिस ऑफिसर को खरीद कर अपनी मनमानी कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। आज जो पुलिस ऑफिसर तुम्हारे साथ मिला है, कल वह मेरे साथ में मिलकर तुम्हारे सारे अपराध का चिट्ठा खोल सकता है। इसलिए जितना गलत करना था तुमने कर लिया, बस अब और नहीं। अब तो तुम्हें जेल की हवा खानी है और जेल से बाहर की दुनिया देखना भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो। उन चारों लोगों को पकड़कर पुलिस अपने साथ लेकर जाने लगी। पूरे गांव वालों की भीड़ जुट गई उन्हें देखने के लिए। आज तक जिस गांव में कभी पुलिस नहीं आई थी, आज न सिर्फ पुलिस आई बल्कि अपराधियों को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर भी गई। इस गांव के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अपराधियों को गाड़ी में बैठाने के बाद इंस्पेक्टर रंजीत गांव वालों से बोले, आप सबकी चुप्पी ने इस गांव में अपराध को बढ़ा दिया था। अगर आपने हिम्मत की होती जैसा कि नैना ने की है तो अपराध का अंत बहुत पहले हो जाता। कानून अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जनता उसका साथ ना दे। कभी भी अपराध को बढ़ावा ना दें। जब भी कोई अपराध आपके गांव में घटित हो उसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं और अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो सीनियर ऑफिसर को इतला करें, वो आपकी परेशानियों को जरूर सुनेंगे। सारे ऑफिसर गद्दार नहीं होते। चंद गिने चुने लोगों के कारण हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। आज आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज गांव का बहुत बड़ा अपराधी पकड़ा गया है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने बच्चों के मनोभाव को समझें, इस तरह उन्हें मारने की गलती ना करें। आज जो कुछ भी है उसके लिए नैना को हार्दिक बधाई, क्योंकि उसने जिस बहादुरी का काम किया वह सबके बस की बात नहीं थी। अपनी जान खतरे में डालकर वो न्याय के लिए लड़ी। अगर हर किसी में नैना जैसी हिम्मत हो जाए तो हमारे समाज में अपराधी इस तरह खुलेआम नहीं घूम पाएंगे। अब मैं चलता हूँ। आप सबको नैना से सीख लेनी चाहिए। आप सबको भी कभी भी अपने साथ अपराध होते हुए देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। आगे बढ़ें और पुलिस की मदद से अपराध को ख़त्म करने की कोशिश करें। जय हिंद। पुलिस के जाने के बाद गांव वाले नैना की तारीफ कर रहे थे। शकुंतला भी नैना के पास आकर बोली, नैना मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत डर गई थी बिटिया, इसलिए तुझसे से गुस्से में बात की, लेकिन तेरी बहादुरी ने आज मोना को न्याय दिला दिया। नैना की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वह आसमान की ओर देखकर मन ही मन बोली, मोना आज तेरी आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि आज तेरे गुनहगारों को मैंने पुलिस के हवाले किया है। मैं तुझे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन तेरे साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है। नैना के ऐसा कहते ही एक तारा तेजी से चमका। ऐसे लगा जैसे मोना सचमुच नैना की बातों को सुन पा रही है, महसूस कर पा रही है। नैना तारे को देखकर रोती हुई अपनी माँ के गले लगकर बोली, माँ जाने वाले लौटकर क्यों नहीं आते, एक बार भी क्यों नहीं आ पाते माँ। काश कि मेरी सहेली मोना एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आ पाती। शकुंतला प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली, यही तो हम हार जाते हैं बिटिया। मौत से कोई नहीं जीत सकता। हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जाने वालों को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, तूने दिल से याद किया है मोना को, तो शायद तेरे सपने में वो तुझसे मिलने आए। नैना मोना को याद करती हुई सो गई और फिर उसे सपने में मोना दिखाई दी। मोना उसके गले लगकर कहती है, नैना तू मेरी सच्ची दोस्त है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझे न्याय दिला सके, लेकिन तू मेरी बहादुर दोस्त, मेरी सच्ची सहेली, तूने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे न्याय दिलाया। नैना की आंख खुल जाती है। वह आसपास उठकर देखती है, फिर उसे समझ आता है कि उसने अभी अभी मोना को सपने में देखा। अगले दिन जो रीता नैना से मिलने उसके घर आती है और उसके गले लगकर कहती है, मान गई तुझे नैना, मैं बहुत बहादुर है तू। कल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाई। मैंने सुना है कि तूने किस बहादुरी के साथ मोना को न्याय दिलाया है। अपनी जान की परवाह नहीं की तूने। मोना रीता कहने लगी, नैना मैंने कुछ नहीं किया रीता, मोना के लिए बस मोना की यादों ने मुझे इतना बेचैन कर दिया था रीता। मैं उसे न्याय दिलाने की हिम्मत कर बैठी। मुझे लगा अगर इसे आज नहीं रोका गया तो कल मोना और उमेश की जगह कोई और होगा।
मैं जानती थी इस रास्ते पर चलने से मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी ईश्वर को याद करके मैं उस रास्ते पर चल पड़ी। दुनिया में एक सच कभी नहीं बदल सकता कि ईश्वर न्याय प्रिय है, उसके घर देर है अंधेर नहीं। रीता बोली, हाँ तू बिल्कुल सच कह रही है नैना, तुझसे सीख मुझे भी मिली है। मैं भी अपनी ननंद भारती के लिए आवाज़ उठाऊंगी और उसे न्याय दिलाऊंगी। नैना बोली, भारती को क्या प्रॉब्लम है? उसके जीवन में भी कुछ समस्याएं हैं क्या? रीता बोली, हाँ नैना, समस्याएं तो हैं उसके जीवन में। वो सिर्फ मेरी ननंद नहीं, मेरी बहन के समान है। बहुत ही प्यारी लड़की है वो। उसके पास हर प्रकार के गुण हैं, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण हर जगह उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जब भी उसकी शादी की बात चलती है, लड़के वाले उसके सांवले रंग के कारण उसे नापसंद कर देते हैं। चाहे लड़का उससे भी ज़्यादा काला क्यों ना हो, लेकिन लड़की उन्हें गोरी ही चाहिए। हर बार अस्वीकार किए जाने से मेरी ननंद के मन में कुंठा पैदा हो गई है। अब वो लड़के वालों के सामने जाने से भी घबराने लगी है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। जो लड़की हर समय हंसती मुस्कुराती रहती थी, हर प्रकार के गुणगान करती थी, इतनी गुणवान थी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना पकाना यहाँ तक कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। स्वभाव तो ऐसा कि किसी की भी मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे ना हटे। औरों की खुशी में हमेशा आगे रहने वाली लड़की है। वो धीरे धीरे उसने जैसे जीना छोड़ दिया, उदास रहने लगी है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी उदासी दूर नहीं हुई। बाहर वालों की उपेक्षा तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन जब घर के लोग भी उपेक्षा करने लगे तब जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरी ननंद के साथ हुआ है। ऐसे में ही एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया। इतने रिश्तों के हाथ से चले जाने के बाद अब हम सभी चाहते थे कि किसी तरह से यह रिश्ता हाथ से ना जाए। घर के सभी लोगों ने उसके लिए पूरी तैयारी की। लड़के वाले आए, लड़की को तो पसंद नहीं आई, लेकिन परिवार वालों के मोटे दहेज देने के कारण उन लोगों ने हाँ कर दी। हम सब लोग भी खुश हो गए। सोचा कम से कम शादी ठीक तो हो गई, लेकिन हमें क्या पता कि शादी के बाद हमें दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शादी के बाद जब मेरी ननंद ससुराल गई तो कुछ दिनों के बाद उसके साथ मारपीट किया जाने लगा और मायके से बार बार कुछ ना कुछ मांग करने के लिए उस पर दबाव बनाया जाने लगा। मेरे ससुराल में मेरे ससुर, देवर, पति, जेठ सब लोग इस रिश्ते को बचाने के लिए उसकी मांग पूरी करने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह हर 4 दिन पर कोई ना कोई डिमांड रख देते और भारती को मायके भेज दिया करते। ऐसा ना करने से उसके मायके में ही उसे छोड़ देने की धमकी दी जाती। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता? कब तक हम उनकी मांगे पूरी करती रहते? हम लोग इतने भी धनवान नहीं थे कि उनकी मांग को पूरी कर सकें। बहुत सारा पैसा तो भारती के विवाह में खर्च हो चुका था और उसके बाद भी लड़के वालों की मांग पूरी करते करते हम सबकी कमर टूट गई। एक बार जब हमने उनकी मांग पूरी नहीं की और भारती को उनके पास भेजा तो उन्होंने उसे खूब मारा और भला बुरा कहा। उसके पति की दूसरी शादी की बात करने लगे। बात बात पर उसके सांवले रंग के लिए उसे ताना दिया जाने लगा, ऐसे जैसे कि इंसान की पहचान सिर्फ रंग से ही होती है, उसके गुणों से नहीं। लोग यह नहीं समझ पाते कि आंतरिक सुंदरता तो मायने रखती है, बाहरी सुंदरता तो चंद दिनों की होती है। एक दिन भारती रोती बिलखती घर पर आई और उसने बताया कि उसका जो पति उसके सामने ही दूसरी औरत को घर में लेकर आता है। घर वाले भी कोई ऐतराज उस पर नहीं जताते क्योंकि लड़की पैसे वाली है। नैना बोली, ये कैसी सोच के लोग हैं, कैसी मानसिकता है, लोगों की समझ नहीं आती। एक तरफ तो बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तुम लोगों ने लड़के वालों की मांगे पूरी करके ही सबसे बड़ी गलती की। भारती के लिए यह बहुत गलत किया। रीता बोली, हाँ लेकिन हम कर भी क्या सकते थे नैना, आखिर भारती की शादी तो करनी ही थी ना। नैना बोली, माना कि शादी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले नहीं कट सकता जीवन बिना किसी हमसफर के। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसके लिए हम अपनी बेटियों को किसी के भी हवाले कर दें। उसे बोझ समझकर अपना बोझ उतारने के लिए बिना देखे समझे कोई भी फैसला कर लेते हैं, जिससे उसके आगे के जीवन में और भी ज़्यादा तकलीफें आ जाएं।
समाज के नियम कायदों ने ऐसे मानदंड तैयार कर रखे हैं। लड़कियों की शादी होना सबसे आवश्यक कार्य है। अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है। लाख गुण हो उनमें, लेकिन उन्हें सुंदरता का मानदंड पर खरा उतरना होता है, भले ही सामने वाला कितना भी बदसूरत क्यों ना हो। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण ही माता पिता भी जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों की शादी कभी कभी बिना सोचे समझे कहीं भी कर देते हैं। रीता कहने लगी, तू सही कह रही है नैना। उनकी मांगे दिन पर दिन बढ़ने लगी। मेरे आने से पहले भारती घर पर आई थी तो वो इस बार अपने ससुराल जाना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने भी घर में सबको समझाया कि उसे यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है तो उसे वहाँ भेजना ठीक नहीं है। उसके घर वाले भी इस बात के लिए राजी हो गए थे और फिर मैं निश्चिंत होकर यहाँ पर आ गई। अब मैं सोचती हूँ कि मैं भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी उसके ससुराल वालों के खिलाफ। पुलिस को बताऊंगी कि उसे दहेज के लिए कितना प्रताड़ित किया जाता है और दहेज न देने पर शादी तोड़ने की धमकी दी जाती है। भारती का ससुराल भी जो हमारे गांव के पास वाले गांव में है। क्या तू चलेगी मेरे साथ नैना पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने? नैना बोली, हाँ हाँ रीता, क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगी तेरे साथ। अगर मेरे जाने से भारती के जीवन में खुशियाँ आ जाएं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी। भारती के ससुराल वालों को जब सज़ा मिलेगी तो तभी तो आगे से उस गांव का कोई भी परिवार दहेज के लिए अपनी बहुओं को प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। अभी दोनों सहेलियां बात ही कर रही थी, तभी शकुंतला ने आकर कहा, रीता तुम्हारी माँ बहुत घबराई हुई आई है, तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो बिटिया। रीता फौरन बाहर निकलकर आई और अपनी माँ को देखकर उसने कहा, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रीता की माँ रोती हुई बोली, क्या बताऊँ बेटा, तेरी ननद भारती ने आत्महत्या कर ली है। अभी अभी तेरे ससुराल से खबर आई है, जल्दी चल, तुझे अभी वहाँ जाना होगा। रीता बोली, आत्महत्या? ये आप क्या कह रही हैं माँ? भारती ऐसा नहीं कर सकती, इतनी कमज़ोर नहीं है वो। नैना बोली रीता के पास आकर, बोली तू चिंता मत करना रीता, जा पता कर वहाँ क्या हुआ है, मैं कल तेरे ससुराल आती हूँ। रीता के जाने के बाद जैसे ही नैना घर के अंदर जाने लगी तभी दादी ने कहा, नैना अंदर जाने से पहले मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, कल तो उसके ससुराल नहीं जाएगी, अब कोई बखेड़ा नहीं चाहिए हमें, चुपचाप अपनी ससुराल चली जा, इसी में हम सबकी भलाई है, हमारा जीना मुश्किल मत कर। पहले ही इतनी परेशानी हुई है मोना के पचड़े में पड़कर, अब नया तमाशा नहीं चाहिए हमें, भाड़ में जाए दुनिया, कौन कैसे मरा क्यों मरा जानने की जरूरत नहीं है तुझे। नैना दादी के पास आकर बैठती हुई बोली, दादी मुझे तो ससुराल जाना ही है, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। जहाँ तक मोना की बात है तो आप भी जानती हैं मोना के साथ न्याय करने से न सिर्फ इससे मोना और उमेश को न्याय मिला, बल्कि उन आने वाले समय में गांव के बाकी नौजवान लड़के लड़कियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। मोना के पिताजी वैसे भी गांव में सबको परेशान कर रखा था उन्होंने, उनके पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर गांव में कितनी शांति है। क्या यह बात आपको अच्छी नहीं लगी दादी? सब लोग उनके कारण परेशान थे, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी होगी ना दादी। कब तक यूँ चुपचाप हम सब तमाशबीन होकर हर अपराध को देखते रहेंगे? क्या वह जरूरी है कि जब तक हम मुसीबत हम पर ना आए हम आवाज़ नहीं उठाएंगे? पुलिस भी अपना काम इसलिए नहीं कर पाती है दादी, जनता उनका साथ नहीं देती। दादी गुस्से में बोली, देख नैना मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना, तो रीता की ससुराल नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। शकुंतला बोली, माँ जी ठीक तो कह रही हैं नैना, तेरे ससुराल जाने में 4-5 दिन बचे हैं, इसमें भी तो रीता की मुसीबत में टांग क्यों अड़ा रही है? रीता के ससुराल वाले हैं ना, वो लोग सब संभाल लेंगे, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मोना के कारण तो बहुत परेशान रही है, अब चुपचाप आराम कर और फिर खुशी खुशी अपने ससुराल जा, बेकार की मुसीबत मोल लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे तेरे साथ साथ हम सब भी परेशान हो जाएं। नैना बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कल रीता के ससुराल वो कैसे जाए। तभी शकुंतला ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है तू? रीता के ससुराल ही तो जाना है ना, चली जाना, मैंने तो बाहर माँ जी को शांत कराने के लिए यह सब कहा था। नैना खुशी से शकुंतला के गले लग गई और बोली, माँ क्या सच में रीता के ससुराल जा सकती हूँ मैं? शकुंतला बोली, हाँ बिल्कुल,
लेकिन मुझसे वादा कर कि तू वहाँ से जल्दी वापस आ जाएगी। मैं बस थोड़ी देर के लिए जाने की इजाज़त दे सकती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ माँ जी को और तेरे पिताजी को पता चल गया तो तू तो जानती है वो लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। नैना बोली, आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अगले दिन नैना रीता की ससुराल पहुँच गई। रीता उसे देखकर उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, मार डाला उन लोगों ने भारती को। नैना, मना किया था ना मैंने उसे भेजने को, लेकिन मेरी बात इन लोगों ने नहीं सुनी, उसे ज़बरदस्ती ससुराल भेज दिया। अब देख कह रहे हैं कि वह जलकर मर गई। ऐसा नहीं हो सकता नैना, उन लोगों ने ही उसे जलाकर मार डाला। नैना, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं उन कातिलों को छोड़ूंगी नहीं। मेरी प्यारी बहन जैसी ननद को उन्होंने जिंदा जलाया है, इसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही होगी। नैना रीता को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा रीता, मुझे तो कल ही शक हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझसे आकर मिलूंगी। मेरे घर वाले तो नहीं चाहते रीता मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ भारती के लिए आई हूँ, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, कातिलों को सज़ा तो मिलकर रहेगी। तभी कमरे में से रीता का पति महेश आया और उनकी बातें सुनकर बोला, देखिए आप रीता की सहेली हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इन सब में ना पड़ें। यह हमारा पारिवारिक मामला है, हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे। रीता अभी सदमे में है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने नहीं मारा, बल्कि उसने आत्महत्या की है। मैं चाहूँगा कि अब आप जब अपनी सहेली से मिल चुकी हैं तो अपने घर चली जाएं। हमारे परिवार के मामले में पड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रीता बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप नहीं जानते उसके ससुराल वाले कैसे थे? उसे दहेज के लिए किस तरह प्रताड़ित किया करते थे? आप नहीं जानते आपकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मारा गया है। मैंने बहुत मना किया था उसे वहाँ भेजने को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उसे भेज दिया। अब नतीजा देख लिया आपने। अभी भी आप चाहते हैं कि आपकी बहन के कातिल को यूं ही खुला घूमते रहें? कैसे भाई हैं आप? महेश गुस्से में बोला, खबरदार, एक शब्द भी और कहा। इस घर में फैसले मर्द लेते हैं, औरतें नहीं। हमें क्या करना और क्या नहीं यह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप मुंह बंद करके रहो और अपनी सहेली को यहाँ से फ़ौरन बाहर भेजो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, भारती ने आत्महत्या की है, इस बात के अलावा दूसरी कोई बात घर में नहीं होनी चाहिए। फिर नैना की ओर देखकर वह बोले, आप फ़ौरन यहाँ से चली जाइए और आइंदा फिर कभी मत आइएगा। नैना रीता के कंधे को थपथपाते हुए वहाँ से चली आई। उसने सोचा घर जाने से पहले एक बार इस बारे में इंस्पेक्टर रंजीत से बात करके देखती हूँ कि वह क्या सलाह देते हैं। पुलिस चौकी के अंदर जाते ही ऑफिसर रंजीत उसे देखकर बोले, क्या बात है नैना, फिर कोई समस्या आई है क्या जो तुम इतनी जल्दी फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई हो? नैना बोली, हाँ सर, समस्या ही तो है, ख़त्म ही नहीं हो रही हमारे देश में। आज मैं एक दहेज प्रताड़ित युवती की हत्या का केस लेकर आई हूँ। इंस्पेक्टर कहने लगे, कहाँ की घटना है? यह तुम्हारे गांव की है? नैना बोली, नहीं सर, मेरे गांव की घटना नहीं है, यह घटना हमारे गांव के पास वाले गांव रामपुर की है। ऑफिसर कहने लगे, तब तो यह केस वहाँ की पुलिस चौकी का है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नैना बोली, सर मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ और आप पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। पुलिस ऑफिसर रंजीत बोले, वो तो ठीक है नैना, लेकिन यह हमारे एरिया का केस नहीं है, इसलिए हमें इस केस को नहीं देख सकते हैं। नैना बोली, तो क्या इस बार आप भारती को न्याय दिलाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? इंस्पेक्टर कहने लगे, देखो नैना, हम अपनी ड्यूटी भी एक दायरे में रहकर ही करते हैं, लेकिन रही बात मदद की तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारी मदद करने की यहाँ समस्या यह है कि वहाँ का थाना इंचार्ज रिश्वतखोर है। शायद पैसों के लालच में इस केस को वह रिश्वत लेकर रफा दफा कर दे। नैना बोली, सर आपने ही तो कहा था अगर कोई हमारी बात ना माने तो हमें सीनियर ऑफिसर से बात करनी चाहिए, तो आप अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके भारती को न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए। मिस्टर रंजीत बोले, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे न्याय मिले। अब इंस्पेक्टर रंजीत किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और फिर नैना की ओर देखकर बोले, चलो हम अभी जाकर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। उधर रीता का रो रो कर बुरा हाल था, उसे बार बार भारती की याद आ रही थी। इस बात से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी था। उसके पति भी भारती को इंसाफ दिलाने के पक्ष में नहीं थे।
महेश का भी मन दुखी था, उसे भी अपनी बहन के जाने का बहुत दुख था और रीता को भी इस हाल में देखकर वह दुखी हो रहा था। उसने प्यार से रीता के कंधे पर हाथ रखा और रीता ने झटके से उसका हाथ हटाया और उसके सामने खड़ी होकर बोली, मुझे झूठा दिलासा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आप एक कायर इंसान हैं। आप अपनी बहन के साथ पले बड़े हैं। कितनी सारी यादें होंगी आपके बचपन में उसके साथ जुड़ी हुई। कितने साल आपकी कलाई पर राखी बांधी होगी उसने, पर उसे क्या पता था जिस कलाई पर वो राखी बांध रही है वह कलाई एक कायर भाई की है जो अपनी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन उसके मरने के बाद उसे इंसाफ दिलाने की भी ताकत उसके भाई में नहीं है। एक जोरदार चांटा रीता के गाल पर पड़ा। महेश गुस्से में बोला, अगर अब भी बात समझ में तुम्हें नहीं आ रही तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के। मैं यहाँ तुम्हें रोता हुआ देखकर दुखी हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास चला आया और तुम मुझे ही सुना रही हो। प्यार करता हूँ तुमसे रीता, इसका खास मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहो और मैं चुपचाप सुन लो। रीता भी रोते हुए गुस्से में बोली, आप मुझे एक चाटा क्या, आपको मुझे जितना मारना मारिए, लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आपके मारने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। हम सबको एक ना एक दिन भगवान के पास जाना है। क्या मुंह लेकर जाएंगे हम कि क्यों रातों की नींद आएगी आपको? आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी नहीं? नहीं, क्या आप कैसे भाई हैं? उधर नैना पुलिस ऑफिसर रंजीत के साथ जो पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस ऑफिसर रंजीत ने कहा, आपके एरिया में एक मर्डर हुआ है। दहेज के कारण एक लड़की को जलाया गया है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी थी हमें। थाना इंचार्ज बोला, सर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कोई भी मर्डर नहीं हुआ। हमने जांच पड़ताल की है, वह मर्डर नहीं सुसाइड केस था, इसलिए मर्डर की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। मिस्टर रंजीत कहने लगे, गलत इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली बल्कि आपको मिली है। यह कह लें कि आप जानबूझकर मर्डर को आत्महत्या करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। थाना इंचार्ज बोला, सर यह एरिया मेरा है, यहाँ जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना आत्महत्या का केस है, खून नहीं हुआ है। तभी आवाज़ आई, गलत बोल रहे हैं आप, आत्महत्या नहीं बल्कि खून हुआ है मेरी बहन का। सबने पीछे पलटकर देखा तो महेश रीता के साथ पुलिस चौकी में दाखिल हुआ। नैना को देखकर रीता खुश होकर बोली, मुझे पता है तू यहाँ जरूर आएगी। महेश भी नैना के पास जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए नैना जी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन आपकी सहेली ने मेरी आत्मा को जगा दिया और